तो हम ओसीडी को मैनेज करने के लिए हम क्या क्या कर सकते हैं? ओसीडी को मैनेज करने के लिए सबसे अच्छी टेक्निक जो है वो सीबीटी है, कॉग्निटिव बिहेवियर थेरेपी है, इसके साथ हिप्नोथेरेपी है। प्लस कंपटीशन इतना ज्यादा हो गया सोशल मीडिया में, हर किसी को देखते हुए लोगों को लगता है कि उनके जैसा होना चाहिए, घर ऐसा होना चाहिए, गाड़ी ऐसी होनी चाहिए, मेरे पास ये होना चाहिए, ये लग्जरी होना चाहिए। ये सारी चीजें भी आपको खोखलापन देती है, खालीपन देती है, क्योंकि आप अननेसेसरी दूसरों के अकॉर्डिंग अपने आप को बनाने की कोशिश करते हैं। साइकोलॉजी एक ऐसा समुंदर है ना जहाँ पे अनलिमिटेड थेरेपी एंड टूल्स हैं। से 4 थेरेपी के अंदर जो भी फोबिया है, जिस भी चीज का डर आप सालों से या बचपन से अपने साथ महसूस कर रहे हैं, उसको 4 थेरेपी के थ्रू बाहर निकाला जा सकता है। नमस्कार दोस्तों, मैं दीक्षा चौधरी, स्वागत है आपका एचबीएन न्यूज में। तो आज हम बात करेंगे उन मानसिक स्वास्थ्य समस्याओं के बारे में जिनसे लाखों लोग जूझते हैं, लेकिन उन पर कभी खुलकर बात नहीं होती। तो आज हमारे साथ मौजूद है मुख्य अतिथि जो आपको बताएंगे कि आखिर ये समस्याएं क्यों होती हैं और इनसे छुटकारा कैसे पाया जा सकता है। तो मैम, सबसे पहले तो मैं आपका धन्यवाद करूंगी कि आपने अपना कीमती समय हमें दिया। तो मैम, मैं चाहूंगी हमारे दर्शकों को आप अपना परिचय दें। थैंक यू सो मच फॉर हैविंग मी हियर। मैं कविता शर्मा, साइकोलॉजिस्ट, हिप्नोथेरेपिस्ट एंड पब्लिक स्पीकर हूँ, और मैं पिछले 7 साल से लोगों को सर्व कर रही हूँ और अपने काम को बहुत एंजॉय कर रही हूँ। इसके साथ मैं वर्कशॉप भी देती हूँ जहाँ पे लोगों के डिप्रेशन से लेकर के एंजाइटी, स्ट्रेस और बहुत सारे ऐसे कि आप पैसे को कैसे बढ़ा सकते हो, सेल्स को कैसे ग्रो कर सकते हो, जैसी चीजों को भी वर्कशॉप के थ्रू गाइड करती हूँ। ओके मैम, तो मैम सबसे पहले तो हम बात करेंगे डिप्रेशन के बारे में कि डिप्रेशन आखिर होता क्या है और ये हमारे मेंटल हेल्थ को कैसे इफेक्ट कर सकता है। देखिए, डिप्रेशन एक ऐसी मनोस्थिति है मन की जहाँ पे पेशेंट जो है बहुत सैडनेस को फील करता है और बहुत लो अकेलेपन को फील करता है, जहाँ पे उनके विचारों की स्थिति जो ऐसी होती है जो बहुत स्लो डाउन और खुद के लिए बहुत ही नेगेटिव थॉट्स क्रिएट होते हैं, जहाँ पे एक पेशेंट को ये फील होता है कि लाइफ में कुछ है नहीं, डलनेस आ जाती है, काम में मन नहीं लगता है, लोगों के साथ इंटरेक्शन कम हो जाते हैं लोगों के। ये सारे लक्षण हैं कि आप डिप्रेसिव हो रहे हैं, जहां आप सोसाइटी के साथ और घर के अंदर अपने आप को अलग थलग महसूस करते हैं। तो इसके क्या क्या रीजंस रहते हैं कि किस किस वजह से डिप्रेशन हो सकता है? डिप्रेशन के ना बहुत सारे कारण हो सकते हैं, ऐसा कोई एक पर्टिकुलर नहीं है। जैसे कि रिलेशनशिप में की वजह से हो सकता है। अगर आप इमोशनली बहुत ज्यादा बर्डन फील कर रहे हैं किसी रिलेशनशिप में, तो वहां आप डिप्रेसिव हो सकते हैं, आपकी डिप्रेसिव थॉट हो सकती है। नौकरी में, काम में, जॉब में अगर आपको सेटिस्फेक्शन नहीं है, आपको बनना कुछ और था लेकिन आपने अपनी लाइफ में चुन कुछ और लिया है और आप उस काम को करने में एंजॉय नहीं कर रहे, तो वहां भी आपको लगेगा कि यार मैं हर महीने यहाँ पे आ रहा हूँ, ये काम कर रहा हूँ, लेकिन उसको एक काम करने का जो एक मजा होता है, एक पर्पस होता है लाइफ में, वो सारी चीजें नहीं मिलती। और इसकी वजह से भी आप एक डिप्रेसिव थॉट को धीरे 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 आप उसमें आने लग जाते हैं। प्लस कंपटीशन इतना ज्यादा हो गया सोशल मीडिया में, हर किसी को देखते हुए लोगों को लगता है कि उनके जैसा होना चाहिए, घर ऐसा होना चाहिए, गाड़ी ऐसी होनी चाहिए, मेरे पास ये होना चाहिए, ये लग्जरी होना चाहिए। ये सारी चीजें भी आपको खोखलापन देती है, खालीपन देती है, क्योंकि आप अननेसेसरी दूसरों के अकॉर्डिंग अपने आप को बनाने की कोशिश करते हैं। जी, तो जैसे कि आपने बताया कि इन सारी रीजंस की वजह से हमें डिप्रेशन होता है, तो अगर किसी पर्सन को लग रहा हो कि वो डिप्रेशन से गुजर रहा है, तो उसे क्या चीजें करनी चाहिए कि वो इन सारी चीजों से दूर भाग सके? देखिए, डिप्रेसिव थॉट आ रहे हैं तो आपको सबसे पहले तो चेक करना पड़ेगा। अगर आपको लग रहा है कि नहीं मैं लो फील कर रहा हूँ और अपने लिए बहुत नेगेटिव थॉट आ रही है, सेल्फ हेटर्स बन जाते हैं जब हम डिप्रेसिव होते हैं, तो आपको अपने धीरे सबसे पहले तो आपको खुद को ऑब्जर्व करना है, अपनी थॉट पैटर्न को ऑब्जर्व करना है, और अपने जो भी नेगेटिव थॉट्स आती है उनको सबसे सिंपल घर के अंदर आप ये कर सकते हो कि उनको आप डेली मॉर्निंग में एटलीस्ट 2 पेजेस जो आपके अंदर के जो भी नेगेटिव चीजें उनको लिखना शुरू कीजिए। और इसके बाद आप किसी अच्छे थेरेपिस्ट के साथ भी, काउंसलर के साथ में मिल सकते हैं, जहाँ पे बहुत सारी ऐसी थेरेपीज और टूल्स होते हैं जिनके थ्रू हम डिप्रेशन से आपको बाहर लेकर के आ सकते हैं। जी, तो मैं जानना चाहूंगी जैसे कि लोगों को एंजाइटी हो जाती है, तो एंजाइटी और कॉमन जो स्ट्रेस रहता है, उन दोनों के बीच में क्या डिफरेंस रहता है? देखिए, स्ट्रेस तो आजकल एक ऐसा शब्द हो गया ना, जो लोग उसको एक जैसे परफ्यूम यूज करते हैं वैसे स्ट्रेस को यूज करने लगे। हर इंसान कहता है थोड़ा सा कुछ काम हुआ मुझे ना स्ट्रेस हो रहा है। छोटे छोटे बच्चे जो हम लोग अपने स्कूल कॉलेज टाइम में स्ट्रेस, डिप्रेशन, एंजाइटी वर्ड को फैमिलियर ही नहीं थे, लेकिन आज के डेट में छोटे छोटे बच्चे जरा सा टेस्ट होता है तो वो स्ट्रेस में फील करते हैं। तो स्ट्रेस जो है वो आपकी
जो भी आपका थॉट है उसमें जब किसी एक थॉट को आप बहुत ज्यादा वहां पे आप बर्डन फील करते हैं इमोशनली, अपने आप को सेम उस एक लूप में अपने आप को ले आ देते हैं, तो वो स्ट्रेसफुल हो जाता है आपके लिए, जहां आपको मानसिक रूप से बहुत थकान महसूस होती है उस काम को करने में। और एंजाइटी वही है जब ये लंबे समय तक आप किसी नेगेटिव चीज को, किसी फियर को हैंडल करते रहते हैं। अगर आपको लगता है कंपटीशन है, स्कूल है, या घर में भी हो जाता है कि एक फैमिली के अंदर दो बहुएं हैं, उनको भी लगता है कि अरे वो ज्यादा अच्छा करे या मैं ज्यादा अच्छा करूँ, ऑफिस के अंदर भी कंपटीशन का एटमोस्फेयर हो जाता है। ये सारी चीजें आपको फियर, जब फियरफुल बनाती हैं तो वो फियर धीरे 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 ग्रेजुअली बढ़ता जाता है और एंजाइटी में बदल जाता है। तो मैम कभी कभी किसी पर्सन को बहुत ज्यादा घबराहट होती है, एंजाइटी होती है, तो उसे क्या करना चाहिए कि वो चीज फील ना हो उसे? देखो, इंस्टेंट सबसे अच्छा कि घर के अंदर वो खुद से करना चाहते हैं तो उसमें सबसे अच्छी टेक्निक है ब्रीदिंग टेक्निक, और जिसमें आप 4-7-8 टेक्निक यूज कर सकते हैं। जैसे इनहेल, आप 4 काउंट पे आप इनहेल करते हो, 7 पे आपने सांस रोकी और 8 पे आपने एक्सहेल किया। जब आप ये टेक्निक यूज करते हैं तो आप यूनिवर्स के साथ अपने आप को कनेक्टेड फील करते हैं। एंड द बेसिक थिंग इज कि अपनी रियलिटी को अगर चेक करके हम लोग रखेंगे ना, कि हम 5 एलिमेंट से बने हुए जल, अग्नि, वायु, आकाश तत्व और ब्रह्मांड का हिस्सा समझेंगे जब आप अपने आप को, कि मैं एक आंशिक स्वरूप हूँ इस ब्रह्मांड का। तो ये रियलिटी चेक करते हैं आपकी एनर्जी, फ्रिक्वेंसी, वाइब्रेशन सब कुछ चेंज हो जाती है। इससे बहुत आप मतलब घर बैठे आप इस चीज की अवेयरनेस में आ जाते हो तो आप इमीडिएटली अपने आप को लाइट फील करते तुम जैसे कि एक बर्ड है फोबिया, पहले लोग नहीं जानते थे, हमेशा उसको डर कहा जाता था। तो मैं जानना चाहूंगी कि आखिर ये फोबिया होता क्या है, कि हर किसी जो भी डर है उसको फोबिया ही कहते हैं या फिर ये अलग चीज रहती है? डर और फोबिया में बहुत ही एक माइन्यूट डिफरेंट है, बहुत ही बारीक सी एक डिफरेंट मैं बोलूंगी कि डर वो है जिसको आप हैंडल करते हैं, जो आप फील कर चुके हैं, जिसके बारे में आपके माइंड में पिक्चर है। स्नेक को देखा, अरे मुझे डर लग जाएगा। ट्रेन आ रही है पटरी से, आप वहां खड़े हो, आपको लगता है कि हाँ ये तो डर की बात है। लेकिन फोबिया वो है जो घटना आपके साथ घटी नहीं, जो इमेजेस पिक्चर्स आपके माइंड में है नहीं, जनरली जो एक्सपीरियंस हम करते हैं या दूसरों को एक्सपीरियंस करते हुए देखते हैं वो फियर है, डर है। और जो चीज अनायास आपके माइंड के अंदर फियर क्रिएट करता है दैट इज फोबिया, जो आप एक्सपीरियंस नहीं किए। जैसे बंद लिफ्ट में आपको लगता है घुटन हो रही है, फ्लाइट में आपको लगता है कुछ क्रैश हो जाएगा, कुछ हो जाएगा, या मेरी सांसें एकदम ना रुक जाएंगी, मैं नहीं जा सकती हवाई जहाज में। ये सारे बंद कमरे के अंदर आपको लगता है, लॉबी के अंदर, या सोशल फियर फोबिया भी होता है जहाँ पे बहुत सारे लोग हैं और उन लोगों को डर लगता है कि मैं अपने आप को एक्सपोज ना हो जाए, कहीं कुछ ऐसा ना हो जाए मुझ, और घुटन की महसूस होती है उनको। तो फोबिया और फियर में ये डिफरेंस है। तो मैम ये फोबिया से छुटकारा पाने के लिए भी कोई थेरेपी उपलब्ध है? बहुत पावरफुल थेरेपी है। जनरली देखिए, साइकोलॉजी एक ऐसा समुंदर है ना जहाँ पे अनलिमिटेड थेरेपी एंड टूल्स हैं, हर कोई अपनी तरह से उसको यूज कर रहा है। मैं इसमें हिप्नोथेरेपी को बहुत ज्यादा यूज करती हूँ, आई एम हिप्नोथेरेपिस्ट ऑल्सो, जहाँ की कुछ थेरेपी में यानी 3 से 4 थेरेपी के अंदर जो भी फोबिया है, जिस भी चीज का डर आप सालों से या बचपन से अपने साथ महसूस कर रहे हैं, उसको 4 थेरेपी के थ्रू बाहर निकाला जा सकता है। तो और ये काम करती है आपके सबकॉन्शियस लेवल पे, यानी कॉन्शियसली आप किसी भी चीज से डर रहे हो, आपके पास इंफॉर्मेशन, आप किताबें पढ़ रहे हो, वीडियोस देख रहे हो, आपको लग रहा है कि सब चीज हाँ मुझे सब पता है, लेकिन वो उसमें से कोई भी चीज काम नहीं करती है। जब आप सबकॉन्शियसली चीजों को हैंडल करते हैं, सबकॉन्शियस के पास ये मैसेज जाता है कि यस आपको फोबिया और इससे बाहर निकलना है, तभी चीजें वहां पे जाने के लिए ठीक होती है। तो हिप्नोथेरेपी में हम आपके कॉन्शियस माइंड को बाईपास करके सबकॉन्शियस में वो सजेशंस देते हैं और आपको थेरेपी के थ्रू एक अच्छा आउटकम देते हैं। Okay, मैम तो हम बात करेंगे हम पैनिक अटैक्स के बारे में। तो हम उसके सिम्टम्स क्या रहते हैं और किस किस रीजंस की वजह से पैनिक अटैक हो सकता है पेशेंट को? पैनिक अटैक का जो कोई कारण ऐसा पर्टिकुलर नहीं। पैनिक अटैक जब आता है ना तो सडनली एक सर्ज होती है, कोई फियर आपने बहुत दिन से जिसके बारे में आप सोच रहे हो, सडनली आपको लगता है कि इस समय कुछ भी हो सकता है, और अचानक से आप देखते हैं कि आपके मन की स्थिति जो है उस समय बहुत ज्यादा हार्ट रेट हाई हो गया है, पसीने आने लग जाते हैं एंड लो फील करने लग जाते हैं, आपको नमनेस आ जाती है बॉडी में, श्रिंक फील करते हो। और इससे बाहर निकलने के लिए इमीडिएटली आप जो है उसमें भी आपको ग्राउंडिंग टेक्निक सबसे इम्पोर्टेंट है और ब्रीदिंग टेक्निक, इसको करके आप इमीडिएटली
पैनिक अटैक्स में थोड़ा रिलैक्स फील कर सकते जैसे मैम कभी किसी पर्सन को पैनिक अटैक आ जाता है जी। तो आसपास के लोगों को क्या करना चाहिए कि उस पर्सन जो पर्सन उस टाइम पे ठीक हो जाए? सबसे पहले तो हमें रिलैक्स कराना चाहिए। एक रिलैक्सेशन प्लेस पे उनको थोड़ा आराम देना चाहिए और ब्रीदिंग के लिए उनको बोलना चाहिए कि वो ब्रीथ करे, क्योंकि इसमें हमारी ब्रीदिंग जो है वो डिसऑर्डर हो जाती है। इस वजह से हमें लगता है कि एक सडनली कुछ लाइफ में एकदम से मिसिंग या फियर हमें इस अटैक को वो फील करते हैं। तो सबसे पहले आपको डीप ब्रीथ करनी है यहाँ पे भी, एंड ग्राउंडिंग टेक्निक जहाँ पे आपको 5 सेंसेस को इमीडिएटली कुछ 5 चीजों को देखिए और आपको इसे जैसे कोई 5 चीज आप देख रहे हैं, 5 चीजों को फील कीजिए। इसमें से 3 चीजों को आप स्मेल कर सकते हैं और जहां बैठे उस जगह को हम भूल जाते हैं कि हम इस समय प्रेजेंट कहाँ बैठे। और जब आपको पैनिक अटैक होता है तो आप उस फियर के साथ अपने आप को कनेक्ट कर लेते हैं, प्रेजेंट चीज आपको बिल्कुल ध्यान में ही नहीं होती। जितना आप प्रेजेंट जहां आप बेड पे बैठे हो, जिस चेयर पे बैठे हो, उस चेयर को फील करना शुरू कर दीजिए, उस पे अपने वेट को फील करना शुरू कर दीजिए। ये आपको वापस उसी जगह पे ले आता है, आपका माइंड उस जगह से कनेक्ट करता है जो प्रेजेंट रियलिटी होती है और यू विल फील रिलैक्स। ओके, तो हम जैसे कि हमने एक चीज के बारे में सुना है ओसीडी, तो बहुत से लोग कहते हैं कि ना चाहते हुए भी कोई चीज करने लग जाते हैं। तो मैम ओसीडी क्या होता है मैम? ये सिर्फ सफाई से जुड़ा होता है या फिर गिनती से जुड़ा होता है, कि इसके और भी रूप रहते हैं? देखिए, ऑब्सेसिव कंपल्सिव डिसऑर्डर, जहाँ पे आपके थॉट जो है वो आपके अगेंस्ट काम करने लग जाती है। किसी एक विचार को का एक ऐसा लूप, एक ऐसा चक्कर चलता है जो आपके साथ इतना ज्यादा हो जाता है कि उसका ऑब्सेशन उस थॉट का हो जाता है और यही आपके बिहेवियर में आ जाता है। जहां आप अपने गेट के दरवाजे को चेक करते हो, बार बार हाथ धोते हो, कोई भी आपके घर में आता है तो आप उसको अलर्ट होके देखते रहते हो कि कहीं ये उसको ना छू दे। अगर किसी के घर में कोई एम्प्लॉय वर्कर है या फिर कोई मेड है तो आप देखोगे कि वो हाथ सही तरीके से धोए, फ्रिज को ठीक से बंद किया या नहीं किया, बार बार चेक करना, बंद कर दिया फिर भी देख रहे हैं, चेक करना। यस, गैस के सिलेंडर को आप रात में डेली चेक करके सोओगे कि नहीं करेंगे तो यहाँ पे ये सारी चीजें कंपल्शन यानी आपके बिहेवियर में भी आ जाती हैं। और ये आपकी हो सकता है कि फैमिली में वंशानुगत भी चीजें हो, जैसे फैमिली में अंदर किसी को देखा है बचपन से, अब आप नोटिस कर रहे हैं कि मेरे पेरेंट्स या घर के अंदर कोई ऐसा व्यक्ति है जो बहुत ऑब्सेसिव है चीजों में, तो वो लर्निंग से भी आ सकती है, प्लस आपकी ट्रॉमा और स्ट्रेसफुल लाइफ से भी आपकी लाइफ में आ सकती है। तो हम ओसीडी को मैनेज करने के लिए हम क्या क्या कर सकते हैं? ओसीडी को मैनेज करने के लिए सबसे अच्छी टेक्निक जो है वो सीबीटी है, कॉग्निटिव बिहेवियर थेरेपी है, इसके साथ हिप्नोथेरेपी भी। हिप्नोथेरेपी जो जिसके बारे में आपको बताऊंगी कि ये बहुत ही पावरफुल थेरेपी होती है, जहां पे कम समय के अंदर बहुत अच्छे रिजल्ट्स आते हैं, 100% रिजल्ट आते हैं। तो कॉग्निटिव बिहेवियर थेरेपी के थ्रू जहां पे उनके नेगेटिव थॉट्स जो हैं उनको किस तरीके से रीफ्रेम करें, हम पॉजिटिव बनाएं, ये प्रैक्टिस मिला करके हम उस पर काम कर सकते हैं। तो हम बात करेंगे पीएसटीडी के बारे में कि जब कोई व्यक्ति सदमे से गुजर रहा होता है तो हम आखिर ये चीज क्या क्या रीजन की वजह से हो सकती है? यस, ये जो पीटीएसडी है, पास्ट ट्रॉमेटिक स्ट्रेस डिसऑर्डर, यहाँ पे है कि जब हम चीजों को ना बहुत लापरवाही के साथ लेते हैं। जनरली कोई स्टोरी, कोई ब्रेकअप हो गया है या फिर घर के अंदर कोई प्रॉब्लम है, हेल्थ इश्यू है, कोई ऑफिस के अंदर चैलेंज है, तो हम उसको लगता है अरे ठीक है चल रहा है कोई बात नहीं। लोगों से हम जब छिपाना शुरू करते हैं, हमारे पास कोई ऐसा व्यक्ति नहीं होता है जिसको आप वो सारी चीजें एक्सप्रेस करें। जितना ज्यादा हम अपनी बातों को एक्सप्रेस करते हैं उतना ही आप रिलैक्स और नेगेटिव से पॉजिटिव होना फील करते हैं। अगर आपके पास कोई ऐसा व्यक्ति नहीं है तो आप उसको लिखना शुरू कीजिए। जब हम राइटिंग करते हैं तो हमारा ब्रेन के अंदर की जो भी आपके थॉट पैटर्न है वो थ्रू योर राइटिंग वर्ड्स वो पेपर्स पे आती है, तो आपकी एनर्जी जो है वो रिलीज होना शुरू होती है, नेगेटिव एनर्जी रिलीज होती है, वो आपको रिलैक्स फील कराती है। पीटीएसडी जो है ये आपका पास्ट ट्रॉमा जो है वो लाइफ में कोई भी इवेंट, आपके जीवन में कोई ऐसी घटना घटी है जो आपके लिए बहुत सदमा और सैडनेस वाला रखी है, तो हमें लगता है यार ठीक है वो बचपन की बात थी, उसका आज से हमें क्या लेना देना है। अब वो तो दिन चला गया, कैलेंडर बदल गया, समय बदल गया, अब थोड़ी कुछ हो रहा है जीवन में। नहीं, हमें ऐसा लगता है कि कैलेंडर और समय बदल गया, लेकिन आपके ब्रेन के अंदर आपके न्यूरॉन्स, 82 बिलियन न्यूरॉन्स के पास एक एक मैसेज है। जिस तरीके से हमारे कंप्यूटर सिस्टम में सारे प्रोग्राम्स हम सेव करते हैं, मेमोरी रहती है उसकी, उसी तरह से हमारे माइंड के अंदर, हमारे ब्रेन के अंदर जो है हमारा न्यूरॉन जो है हमारी हर मेमोरी को पकड़ के रखता है। जी, तो क्या हर व्यक्ति मतलब जो किसी बड़े सदमे से गुजर रहा होता है उसे पीटीएसडी हो सकता है? जी बिल्कुल हो सकता है,
और ये उनकी प्रेजेंट लाइफ को पीछे पुल करती है। कोई भी इंटरव्यू है लाइफ में, बहुत लोग कहते हैं ना यार मैं इतनी कोशिश कर रहा हूँ आगे नहीं बढ़ रहा, इतनी कोशिश कर रहा हूँ जीवन में आगे नहीं बढ़ पा रहा हूँ, दूसरे के पास मुझसे कम स्किल है लेकिन वो आगे बढ़ रहा है। क्योंकि हो सकता है आपकी लाइफ में कोई ऐसा ट्रॉमा हो जो आपको पुल बैक कर रहा है। तो इसके लिए डेफिनेटली आपको किसी अच्छे साइकोलॉजिस्ट, थेरेपिस्ट से मिलना चाहिए और ये इजीली हैंडल किया जाता है इस अच्छे आउटकम में। तो इसके लिए हम थेरेपीज वगैरह होती है, किस चीज से मतलब इससे छुटकारा पाया जा सकता है? जेपीटीएसटी की थेरेपीज होती है जहाँ पे हम साइकोथेरेपी करते हैं। साइकोथेरेपी वो होती है जहाँ हम क्लाइंट अगर हमें बता रहे हैं कि मेरे साथ ये प्रेजेंट सिचुएशन है, तो साइकोथेरेपी के थ्रू हम उसकी पूरी रूट तक जाते हैं। और रूट पे जब जाते हैं तो आप हमारे क्लाइंट को सुन के ही बहुत अच्छा लगता है कि अच्छा मेरे आज की इस परेशानी के कारण ये है। तो एक अवेयरनेस आती है, आपको अवेयरनेस आती है और आपके थॉट पे और आपके बिहेवियर पे उसका असर पड़ता है। थोड़ा सजग हो जाते हो अपनी लाइफ को लेकर के आप। और पता चलने के बाद फिर हम उनको बोलते हैं कि अब आपको थेरेपी करनी होगी। हिप्नोथेरेपी इसमें बहुत कारगर होती है जो आप, और एनएलपी की कुछ टेक्निक जो बहुत काम करती है, जो आपके माइंड की उस नेगेटिव चैलेंज को फेड कर देती है जी, और ये आपको हेल्प आउट करती है। तो जैसे कि आपने बताया कि आपको इस फील्ड में काफी लंबा समय हो चुका है, तो कोई ऐसा एक केस हो जो आपको बहुत चैलेंजिंग लगा हो या फिर बहुत ज्यादा मेमोरेबल रहा हो, तो कोई भी ऐसा एक छोटा सा केस हमें बताना चाहेंगे आप? ऐसे बहुत सारे हैं। मैं जैसे एक मैम थी जिनको बहुत ज्यादा फोबिया था, वो ट्रेन में, कार में, कहीं भी नहीं ट्रैवल कर सकती थी और उनके हस्बैंड जो थे फिल्म इंडस्ट्री में कुछ किसी डायरेक्टर के साथ में काम करते थे, तो अक्सर पार्टियां और घर से बाहर जाना उनके बहुत होता रहता था। लेकिन उनकी प्रॉब्लम ये थी कि सब लोग चले जाते थे और वो घर में अक्सर होती थी। तो उन्होंने उस टाइम पे इसको काफी समय तक फेस करते रहे और मेरे पास जब आए तो उनकी 4 to 6 थेरेपीज मैंने ली, काउंसलिंग साइड में, और उसके बाद उन्होंने रिजल्ट देखना शुरू करा। और वो ट्रेन में उस समय नई नई वो जो है वंदे भारत ट्रेन वो आई हुई थी और उन्होंने उसका सफर किया और मुझे फोन किया ट्रेन में से कि यस मैं बहुत कंफर्टेबल फील कर रही हूँ। मॉल जाना शुरू किया उन्होंने, लाइफ चेंज हुई जी। तो हम आखिरी में जानना चाहूंगे कि आप हमारे दर्शकों को क्या सलाह देना चाहेंगे कि जो भी मानसिक स्वास्थ्य समस्याएं होती है उनसे बचने के लिए वो अपने डेली रूटीन में क्या क्या हैबिट्स बना सकते हैं? देखिए सबसे पहले तो मैं ये कहूंगी कि जो आप हैं रियल यू, अपने अंदर के उस अच्छी इंसान को पहचानिए और उसके साथ अपना कनेक्शन बनाइए। यानी सेल्फ लव बहुत जरूरी है। अपने लिए प्यार दिखाइए तभी लोग आपके साथ कनेक्ट होंगे, आपको वो स्नेह प्यार लोगों से मिलेगा। और आपके अंदर अगर कोई नेगेटिव चीजें चल रही हैं तो उसको डेली डायरी पे, नोटबुक पे आप लिखिए। बिल्कुल वैसे ही लिखिए जो गुस्सा आप अंदर से फील करते हो ना, जो हेट्रेड फील करते हो, उसको एज इट इज लिखो। और अगर आपको लगता है कि नहीं कोई पढ़ लेगा तो आप उसे फाड़ सकते हैं, जला सकते हैं। ये 2 चीजें बहुत इंपॉर्टेंट है। और अपनों के साथ और ज्यादा से ज्यादा एक्सप्रेस कीजिए अपनी चीजें। मैं आपका धन्यवाद करूंगी कि आपने हमारे दर्शकों को डिप्रेशन, एंजाइटी, पैनिक अटैक्स के बारे में इतना अवेयर किया, जो कि आज के लोगों को जानने की बहुत ज्यादा जरूरत है। तो मैम थैंक यू सो मच। थैंक यू सो मच फॉर वीडियोस देखने के लिए सब्सक्राइब करें HBN न्यूज, बेल आइकन दबाकर लेटेस्ट नोटिफिकेशन पाएं।